नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए के स्टोरी पॉइंट चैनल पर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आगे भी रोमांचक कहानियों का आनंद ले सकें। साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो करना न भूलें। वहां आप मुझसे सीधे जुड़ सकते हैं और कहानी से जुड़े हर सवाल का जवाब पा सकते हैं। आपका प्यार और समर्थन ही हमें नई कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। आस्था ने धीमी आवाज में कहा, वो मुझे अंधेरे से डर लगता है। तो डर गई थी। अर्जुन ने सरकास्टिक वे में कहा, रियली? तुम्हें भी किसी चीज से डर लगता है? मुझे तो लगा कि तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लगता। आई मीन, जब तुमने उस दिन मेरी गाड़ी का कांच तोड़ा तब तो तुम्हें डर नहीं लगा, और अब अंधेरे से डर गई। आस्था ने अपने पुराने अंदाज में वापस आते हुए कहा, हाँ, मुझे अंधेरे से डर लगता है क्योंकि उसका कुछ रीजन है, लेकिन मुझे और किसी चीज से डर नहीं लगता, समझे आप? और आप ये मत सोचना कि मुझे अंधेरे से डर लगता है तो इस बात का फायदा उठाएंगे। आस्था की बात सुनकर अर्जुन को गुस्सा आ जाता है। अर्जुन ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तुमने मुझे समझ क्या रखा है कि मैं दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाता हूँ? एक तो तुम्हारी हेल्प की और ऊपर से तुम मुझे ही सुना रही हो। गलती कर दी, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। रहो यहाँ अकेले, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे लेक्चर सुनने का। अर्जुन गुस्से में वहां से जाने लगता है। जैसे ही अर्जुन जाने के लिए पीछे मुड़ा तो उसका पैर किसी चीज से टकरा गया और वो लड़खड़ा कर गिरने ही वाला था कि आस्था ने जल्दी से आकर उसे संभालना चाहा, लेकिन दोनों का बैलेंस बिगड़ गया और दोनों ही जमीन पर गिर गए। आस्था अर्जुन के नीचे थी। आस्था को कोई चोट नहीं आई थी क्योंकि अर्जुन ने उसके सिर के पीछे अपना हाथ लगा दिया था। गिरने की वजह से दोनों के होंठ आपस में टकरा गए थे। इस सब से तो आस्था को जैसे 440 वॉट का झटका लगा हो, क्योंकि अर्जुन ऐसा पहला लड़का था जो आस्था के इतने करीब आया था। आज से पहले कोई लड़का आस्था के करीब नहीं आया था, या यूं कहें कि आस्था ने किसी को अपने करीब आने नहीं दिया। वहीं अर्जुन तो बस आस्था को ही देखे जा रहा था। आस्था को इतने करीब से देखने पर वो उसकी झील सी गहरी आंखों में डूबता ही जा रहा था। तभी अचानक से लाइट आ गई, जिससे अर्जुन भी होश में आ जाता है और आस्था के ऊपर से उठ जाता है। वहीं बाहर खड़े दो लोग उन दोनों को ऐसी हालत में देखकर शॉक में थे। बाहर खड़े वो दोनों कोई और नहीं, रुद्र और शनाया थे। वो दोनों यहाँ अर्जुन को ही लेने आए थे। जब शनाया के साथ अर्जुन नहीं गया तो उसने रुद्र को फोन करके सब बता दिया। रुद्र ने शनाया से कहा, तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। और इत्तेफाक से वो दोनों उसी वक्त वहां आए थे जब अर्जुन आस्था के ऊपर था और दोनों के होंठ एक दूसरे से मिले हुए थे, जिससे रुद्र और शनाया ने उन दोनों की एक्सीडेंटल किस देख ली थी। जहां रुद्र ये सब देखकर मन ही मन खुश हो रहा था, तो वहीं शनाया के तो तन बदन में आग लग गई थी। उसका मन कर रहा था कि वो आस्था को जान से ही मार दे। शनाया ने मन ही मन आस्था को गाली देते हुए कहा, बचपन से मैं अर्जुन के साथ रही हूँ, लेकिन अर्जुन ने कभी सामने से आकर मुझे हक तक नहीं किया।
और जब भी मैं उसे हक करती हूँ तो वो मना कर देता है। और आज वो एक 2 कौड़ी की लड़की को किस कर रहा है, वो भी खुद से। ये देखकर शनाया गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। उधर आस्था अभी अभी जो हुआ उसकी वजह से अभी भी शॉक में थी और उन दोनों के बीच एक ऑकवर्ड सिचुएशन बन गई थी। दोनों लोग एक दूसरे की तरफ ना देखते हुए इधर उधर देख रहे थे। दोनों को वहां किसी और के होने का एहसास होता है तो दोनों एक साथ दरवाजे की तरफ देखते हैं। वहां खड़ा रुद्र मुस्कुराते हुए अर्जुन को देख रहा था। अर्जुन ने रुद्र को वहां देखकर पूछा, रुद्र यहाँ क्या कर रहे हो? रुद्र ने शरारत के साथ कहा, मैं तो यहाँ आपको लेने आया था, लेकिन लगता है आप कुछ ज्यादा ही बिजी हो। अर्जुन ने रुद्र से सवाल करते हुए कहा, तू मुझे लेने क्यों आया था? रुद्र ने अर्जुन से कहा, अरे भाई, मैं और शनाया क्लब जा रहे थे तो शनाया आपको लेने भी आई थी, लेकिन आपने उसके साथ आने से मना कर दिया तो मैं आ गया आपको लेने। पर लगता है आप कुछ ज्यादा ही बिजी हो। कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए, हम फिर कभी चलेंगे। अर्जुन ने रुद्र को सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, क्या कंटिन्यू करूं? रुद्र ने डबल मीनिंग में बात करते हुए कहा, जो भी आप कर रहे थे। अर्जुन ने एक पल के लिए आस्था को देखा, फिर रुद्र से कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? रुद्र ने डबल मीनिंग में बात करते हुए कहा, मेरा मतलब है काम। फिर एक पल आस्था को देखता है और अर्जुन से कहता है, क्या हुआ? क्या आप कुछ और कह रहे थे? ये सुनकर तो आस्था को खांसी आ जाती है और रुद्र अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन ने रुद्र से थोड़े गुस्से में कहा, शट अप रुद्र, अपनी बकवास बंद करो। रुद्र ने हंसते हुए कहा, ओके चल भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। आप ये बताइए कि आप हमारे साथ चल रहे हो या नहीं, या अभी भी आपका जरूरी काम रह गया है? अर्जुन ने रुद्र की बात मानते हुए कहा, ओके मैं चल रहा हूँ, क्योंकि अर्जुन को पता था कि अगर वो यहाँ रुकेगा तो रुद्र के मन में जरूर कुछ उल्टा सीधा चलने लगेगा। अर्जुन ने आस्था की तरफ देखते हुए कहा, मिस आस्था, आप भी अपने घर जा सकती हैं, जो काम रह गया है उसे कल कर लेना। आस्था अपने मन में कहती है, ये आदमी सच में दिमाग से पैदल है क्या, या फिर मुझे परेशान करने के लिए मुझे घर भेज रहा है? इसे भी पता है इस वक्त मैं घर कैसे जाऊंगी। आस्था ने अर्जुन से सरकास्टिक वे में कहा, सर वो क्या है ना कि मेरे पंख नहीं है जो मैं उड़कर घर चली जाऊंगी। आस्था के ऐसे बोलने पर तो रुद्र की हंसी छूट जाती है, तो वहीं अर्जुन उसे घूर कर देखता है। रुद्र ने आस्था की बात से अग्री करते हुए कहा, अरे भाई वो सही कह रही है, वो इस वक्त कैसे जा सकती है? इस वक्त तो कोई ऑटो भी नहीं मिलेगा, तो वो घर कैसे जाएगी? अर्जुन ने कहा, ओके हम क्लब जाते हुए इसे ड्रॉप कर देंगे। अर्जुन की बात सुनकर रुद्र काफी शॉक्ड लग रहा था, क्योंकि उसे अपने भाई की बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका भाई किसी लड़की को उसके घर छोड़ने की बात कर रहा है, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि अर्जुन ने किसी लड़की को उसके घर तक ड्रॉप किया हो। अर्जुन ने रुद्र से थोड़ी कड़क आवाज में कहा, चलो, या फिर यहीं खड़े होकर मुझे घूरते रहोगे? ये बोलकर अर्जुन वहां से निकल जाता है। अर्जुन के जाने के बाद वो दोनों भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं और बाहर उन्हें शनाया खड़ी मिल जाती है। अर्जुन तो शनाया को इग्नोर करते हुए निकल जाता है और ये बात शनाया को पसंद नहीं आती और उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। शनाया ने गुस्से में आस्था को देखते हुए कहा, क्या ये भी हमारे साथ आ रही है? वो आस्था की तरफ इशारा करके पूछती है। रुद्र ने कैजुअली कहा, नहीं ये हमारे साथ नहीं जा रही, इन्हें हम क्लब जाते हुए इनके घर ड्रॉप कर देंगे। ये सुनकर तो शनाया और भी ज्यादा चिढ़ जाती है और मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। आस्था को उसका इस तरह का बर्ताव समझ नहीं आया था और वो भी रुद्र के साथ ऑफिस से बाहर आ जाती है। अर्जुन जैसे ही गाड़ी लेकर आता है तो शनाया जल्दी से जाकर ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठ जाती है। रुद्र और आस्था दोनों पीछे बैठ जाते हैं
अर्जुन आस्था को मिरर में देखते हुए पूछता है, तुम्हारा एड्रेस क्या है? आस्था अर्जुन को उसके घर का एड्रेस बता देती है। तो अर्जुन आस्था के घर की तरफ गाड़ी दौड़ा देता है। आस्था पीछे सीट से अपना सिर टिकाकर आंखें बंद करके बैठ जाती है। अर्जुन बार बार मिरर से आस्था को देख रहा था। कुछ देर में वो लोग आस्था के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। आस्था गाड़ी से उतरकर रुद्र को थैंक्स बोलकर चली जाती है और वो लोग भी वहां से निकल जाते हैं। अब आस्था की प्रॉब्लम ये थी कि वो अपने पापा से क्या बोलेगी। उसने तनु से बोलकर अपने पापा से झूठ बुलवाया था कि वो आज तनु के घर पर रुकेगी, लेकिन अब वो घर आ गई थी तो अब वो अपने पापा से क्या बोलेगी। आस्था इतनी रात को डोरबेल बजाकर किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए अपने पास रखी चाबी से दरवाजा खोलकर धीरे से अंदर जाकर दरवाजा बंद करके जैसे ही पीछे पलटती है तो एकदम से डर जाती है, क्योंकि शिवी अपने हाथ में पानी की बोतल लिए वहीं खड़ी उसे ही घूर रही थी। आस्था ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, शिवी तूने तो मुझे डरा ही दिया था। तू अब तक क्यों जाग रही है? सोई क्यों नहीं अभी तक? शिवी ने आस्था को घूरते हुए कहा, आप मेरी छोड़िए, पहले आप बताइए कि आप इतनी रात को कहां से आ रही हो? आस्था ने शिवी को चुप कराते हुए कहा, श्श, धीरे बोल, सब बताती हूँ। पहले ये बता, पापा सो गए क्या या अभी तक जाग रहे हैं? शिवी ने धीरे से कहा, हाँ सो गए। आस्था ने एक गहरी सांस, क्या करेगा, कहीं कोई और मुसीबत खड़ी ना हो जाए। क्या लगता है आस्था क्या बोलेगी अपने पापा से, और आगे कौन कौन से मोड़ आने वाले हैं आस्था की जिंदगी में? जानने के लिए सुनते रहिए पैशनेट लव, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आस्था ने मासूम सा फेस बनाकर कहा, पता नहीं क्या करेगा वो मेरे साथ। 6 महीने तक तो मैं ये जॉब भी नहीं छोड़ सकती। पता नहीं उस राक्षस को 6 महीने तक कैसे बर्दाश्त करूंगी। शिवी ने मुस्कुराते हुए कहा, दी, मैंने सुना है कि वो काफी हैंडसम है, फिर आप उसे राक्षस क्यों बोल रहे हो? आस्था ने थोड़े गुस्से में कहा, दिखने से क्या होता है, हरकतें तो राक्षस जैसी ही हैं। घूर कर तो ऐसे देखता है जैसे अभी किसी को खा जाएगा। शिवी ने हंसते हुए कहा, दी, वो क्या नरभक्षी है जो किसी को भी खा जाएगा? आस्था ने शिवी को अपने रूम से बाहर निकालते हुए कहा, शिवी, अब तू जा यहाँ से, मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है, वैसे भी सुबह जल्दी ऑफिस जाना है, तो गुड नाइट। शिवी ने आस्था से नाराज होते हुए कहा, ये तो गलत बात है दी, मैंने आपको पापा से बचाया और आप मुझे ही ऐसे अपने रूम से निकाल रही हो। देख लेना, अगली बार मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगी। ये बोलकर शिवी अपने रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ क्लब में अर्जुन अपने हाथ में ड्रिंक पकड़े हुए एक कोने में खड़ा था, क्योंकि उसे ये सब पसंद नहीं था। वो यहाँ सिर्फ रुद्र की वजह से आया था, क्योंकि वो रुद्र को किसी भी चीज के लिए मना नहीं करता था, इसलिए वो सबसे अलग एक कोने में खड़ा था। और रही बात रुद्र की, तो वो अपनी ही मस्ती में मस्त डांस फ्लोर पर डांस कर रहा था। शनाया भी डांस कर रही थी। जब वो थक गई तो वो बार काउंटर पर चली जाती है। शनाया वहां जाकर अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करती है। तभी उसके कानों में कुछ लड़कियों की आवाज आती है, जो दूर खड़े अर्जुन को देखकर आहें भरते हुए बात कर रही थी। उनमें से एक लड़की ने अर्जुन को देखकर आहें भरते हुए कहा, हाय कितना हॉट है यार, वो काश मेरा बॉयफ्रेंड होता। उनमें से दूसरी लड़की ने भी आहें भरते हुए कहा, काश इसके साथ मैं 8 पर जा सकती तो इसे अपना बना कर ही रहती। वो लड़कियां अर्जुन को देखकर इसी तरह से बातें कर रही थी और उसे हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। शनाया को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। शनाया ने उन लड़कियों के पास जाकर उन्हें धमकाते हुए कहा, तुम लोग जिसके बारे में ये सब बोल रही हो वो मेरा बॉयफ्रेंड है, तो तुम लोग उसके बारे में तो भूल ही जाओ, क्योंकि वो तुम लोगों के हाथ नहीं आने वाला, समझी? और अगर तुम लोगों में से किसी ने भी उसके आसपास भी भटकने की कोशिश की तो उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी।
उन लड़कियों को धमकाकर शनाया वहां से सीधा अर्जुन के पास चली जाती है। वो लड़कियां भी शनाया की धमकी से डर गई थी, क्योंकि शनाया ने काफी खतरनाक तरीके से धमकी दी थी। अर्जुन के पास जाकर शनाया ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे वो सच में उसकी गर्लफ्रेंड है। शनाया के ऐसा करने से अर्जुन को इरिटेशन हो रही थी। वो इस वक्त शनाया को कुछ बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस सब के चक्कर में रुद्र का मूड खराब हो, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत प्यार करता था और किसी भी वजह से उसका मूड खराब नहीं करना चाहता था। अर्जुन शनाया से इरिटेट होकर वहां से बाहर चला जाता है और शनाया भी वहीं खड़ी होकर अपने अरमानों पर पानी फिरता और अर्जुन को जाते हुए देख रही थी, क्योंकि इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो अर्जुन के रूड बिहेवियर को अच्छे से जानती थी। वो जानती थी कि अगर उसने उसे रोकने की कोशिश की तो वो उसे वहीं सबके सामने सुना देगा, जिससे उसका सच सबके सामने आ जाएगा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि इतनी देर से वो सबको यही दिखा रही थी। अर्जुन के बाहर जाते ही शनाया रुद्र के पास चली जाती है, तो रुद्र उससे अर्जुन के बारे में पूछता है। शनाया ने मायूस होते हुए कहा, वो तो चला गया। रुद्र ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, क्या भाई चले गए? ऐसे कैसे चले गए? चलो बाहर चलकर देखते हैं, वो बाहर ही होंगे। वो दोनों लोग बाहर चले जाते हैं। बाहर जाकर रुद्र देखता है कि अर्जुन वहीं अपनी गाड़ी से टिककर खड़ा था। उसके हाथ में उसकी ड्रिंक थी और वो आसमान की तरफ देख रहा था। रुद्र अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर पूछता है, क्या हुआ भाई, आप यहाँ क्यों आ गए? अर्जुन ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, कुछ नहीं छोटे, बस ऐसे ही अंदर बहुत शोर था, तो बाहर आकर थोड़ा सुकून मिल गया। चल अब घर चलते हैं, काफी लेट हो गया है। रुद्र ने भी अर्जुन की बात से अग्री करते हुए कहा, ठीक है भाई, चलिए चलते हैं और शनाया को भी ड्रॉप कर देंगे। अर्जुन ने रुद्र को मना करते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा, मैंने अपनी गाड़ी मंगा ली है, तो तुम और शनाया निकल जाओ, मैं अपनी गाड़ी से चला जाऊंगा। रुद्र ने मुंह लटकाते हुए कहा, पर भाई मुझे तो आपके साथ आपकी मैंशन चलना था। अर्जुन ने रुद्र से कहा, ठीक है, तो तुम मेरे साथ चलो, शनाया को तुम्हारी गाड़ी से ड्राइवर छोड़ देगा। रुद्र ने एक्साइटेड होते हुए कहा, हाँ भाई ये ठीक रहेगा, इससे शनाया भी घर पहुंच जाएगी और मैं भी आपके साथ चलूंगा। ये सुनकर शनाया को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन में सोच रही थी, उस दो कौड़ी की लड़की को तो ये दोनों भाई खुशी खुशी उसके घर तक छोड़ने चले गए और मुझे ड्राइवर के साथ भेज रहे हैं। मैंने तो सोचा था कि आज अर्जुन के साथ थोड़ा टाइम बिताऊंगी, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी देखती हूँ अर्जुन तुम कब तक मुझसे दूर भागोगे। मैं तुम्हें एक दिन अपना बना कर ही रहूंगी, मैं तुम्हें एक दिन अपना बना कर ही रहूंगी। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे रुद्र की आवाज सुनाई देती है। रुद्र ने शनाया के सामने हाथ हिलाते हुए कहा, क्या सोच रही हो? तुम जाओ, जाकर गाड़ी में बैठो, ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा। शनाया अपना मन मारकर गाड़ी में बैठ जाती है, क्योंकि उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। रुद्र और अर्जुन भी अर्जुन की गाड़ी में बैठ जाते हैं और दोनों गाड़ियां वहां से निकल जाती हैं। अर्जुन की गाड़ी उसके घर के बाहर आकर रुकती है और दोनों भाई घर के अंदर चले जाते हैं। रुद्र ने अर्जुन को रोकते हुए कहा, भाई मुझे आपसे बात करनी है। अर्जुन ने अपने रूम की तरफ जाते हुए कहा, ओके, पहले जाकर फ्रेश हो जाते हैं, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। और दोनों फ्रेश होने चले जाते हैं। अर्जुन अपने रूम में जाकर सीधा शावर लेने के लिए चला जाता है। शावर के नीचे खड़े होकर आज क्या क्या हुआ यही सोच रहा था। अचानक उसे उसके और आस्था के बीच हुई वो किस याद आ जाती है और वो अपने आप को मुस्कुराने से नहीं रोक पाता। काफी देर तक ऐसे ही खड़े रहने के बाद बाहर आकर अपने कपड़े निकालकर मिरर के सामने खड़ा हो जाता है, तो उसे फिर से आस्था की याद आ जाती है। तो उसका हाथ अपने आप ही उसके होठों पर चला जाता है और उसके चेहरे पर
एक स्माइल आ जाती है। तभी कोई अर्जुन के रूम के बाहर नॉक करता है, जिससे वो अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है और बोलता है, ये लड़की सच में मुझे पागल कर देगी। अर्जुन ने दरवाजा खोला तो बाहर एक सर्वेंट खड़ा था। अर्जुन ने सामने खड़े सर्वेंट से पूछा, क्या हुआ रॉबिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन से बात करते हुए वो सर्वेंट थोड़ा घबरा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अर्जुन का नेचर कैसा है। उसे गुस्सा आने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, और यहाँ तो वो उससे कुछ दिनों की छुट्टी लेने आया था। अर्जुन ने तेज आवाज में कहा, अब बोलोगे भी क्या हुआ, या फिर ऐसे ही खड़े रहोगे? सर्वेंट ने हकलाते हुए कहा, सर वो मुझे छुट्टी चाहिए कुछ दिनों के लिए। वो माँ की तबीयत खराब है, इसलिए। अर्जुन ने शांति से कहा, कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो, और किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। अर्जुन के ऐसा बोलने पर रॉबिन उसे हैरानी से देखने लगा और सोचने लगा, सर इतनी जल्दी मान जाएंगे? सर की तबीयत तो ठीक है। अर्जुन ने रॉबिन को समझाते हुए कहा, क्या हुआ, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें छुट्टी दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है माँ की क्या जगह होती है हमारी जिंदगी में। अब जाओ, इससे पहले कि मेरा मूड चेंज हो जाए। ये सुनते ही रॉबिन वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद अर्जुन भी बाहर हॉल में आ जाता है। हॉल में आकर अर्जुन देखता है कि रुद्र अजीब ढंग से सोफे पर सोया हुआ था। तो वो रुद्र के पास जाकर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता है और उसे सही से लेटाकर कंबल उड़ा देता है, और वहीं बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने लगता है। जब अर्जुन का काम खत्म हो जाता है तो वो भी अपने रूम में जाकर सो जाता है। जब सुबह अर्जुन की नींद खुली तो वो फ्रेश होकर सीधा जिम के लिए चला गया। उसने अपने वर्कआउट के लिए घर में ही जिम बनवा रखा था। जिम करने के बाद उसने शावर लिया और रेडी होकर नीचे आ गया। नीचे आकर देखा कि रुद्र अभी भी सोया हुआ था, जिसे देखकर अर्जुन ने एक सर्वेंट से कहा, जब रुद्र सोकर उठे तो उसे बोल देना कि मैं ऑफिस के लिए निकल गया हूँ। ये बोलकर वो वहां से निकल जाता है। आस्था के घर पर आस्था जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे आती है तो देखती है कि उसके पापा सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। आस्था के पापा ने सरप्राइज होकर पूछा, आस्था बेटा, आप तो तनु के घर पर रुकने वाली थी, तो आप घर कब आई? आस्था ने झूठ बोलते हुए कहा, हाँ पापा, हम तनु के घर पर ही रुकने वाले थे, लेकिन हमें कुछ जरूरी काम याद आ गया था तो हम घर आ गए, और जब तक हम आए तब तक आप सो गए थे। आस्था को अपने पापा से झूठ बोलते हुए बहुत बुरा लग रहा था। वो अपने पापा से झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन वो मजबूर थी, और साथ ही साथ उसे अर्जुन पर गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि अर्जुन की वजह से ही उसे अपने पापा से झूठ बोलना पड़ रहा था। फिर आस्था जल्दी से सबके लिए ब्रेकफास्ट और लंच बनाकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। उसे आज जल्दी ऑफिस पहुंचना था और वो ऑफिस टाइम से पहले ही पहुंच जाती है। आस्था सीधा अपने केबिन में जाकर काम करने लगती है। कुछ टाइम बाद अर्जुन भी ऑफिस आ जाता है और वो भी सीधा अपने केबिन में चला जाता है। कुछ देर बाद आस्था अर्जुन का शेड्यूल बनाकर उसके केबिन की तरफ चली जाती है। आस्था ने अर्जुन के केबिन के बाहर खड़े होकर भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, प्लीज भगवान जी, आज बचा लेना इस खड़ूस से, वरना पता नहीं आज ये मुझसे क्या करवाएगा। आस्था एक गहरी सांस लेकर दरवाजा नॉक करती है तो अंदर से वही कड़क आवाज आती है, कम इन। आस्था धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। आस्था ने धीरे से अर्जुन से कहा, सर, वो आज का आपका शेड्यूल बनाना था। अर्जुन ने कड़क आवाज में कहा, बोलो। क्या लगता है आपको शनाया आगे क्या करने वाली है, और रुद्र अर्जुन से किस बारे में बात करना चाहता है, और क्या मोड़ लेगा अर्जुन और आस्था का रिश्ता? क्या इन दोनों में कभी प्यार हो पाएगा, या इनके बीच खड़ी हो जाएगी नफरत की दीवार? जानने के लिए सुनते रहिए
पैशनेट लव, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आस्था ने आराम से कहा, सर आज आपकी सिर्फ एक मीटिंग है, वो भी शाम को है। आज पूरे दिन आपकी कोई मीटिंग नहीं है। और फिर आस्था अर्जुन को उसका पूरा शेड्यूल बता देती है। तभी कोई बाहर से दरवाजा नॉक करता है। अर्जुन उसे अंदर आने के लिए कहता है। अर्जुन के बुलाने पर वो शख्स अंदर आ जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि अमन था। अंदर आते ही अमन की नजर आस्था पर पड़ती है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। अमन आस्था को देखकर अपने मन में कहता है, ओह नो, मेरे बताने से पहले ही बॉस को सब कुछ पता चल गया। पता नहीं अब क्या होगा। फिर अपने दिमाग में चल रहे ख्यालों को झटक कर अमन ने अर्जुन की तरफ देखकर कहा, सर मुझे कुछ बताना था आपको। अर्जुन ने अमन से कहा, हाँ बोलो, क्या बताना है। अर्जुन के ऐसा बोलने पर अमन पहले आस्था को देखता है, फिर अर्जुन को, और फिर अमन अपने मन में कहता है, क्या बॉस इस लड़की के सामने ही सब जानना चाहते हैं। अमन अपने मन में खुद से ही बातें कर रहा था। अमन को कुछ बोलते हुए ना देखकर अर्जुन ने अमन से कड़क आवाज में कहा, क्या हुआ अमन, बोलो, ऐसे बुत बनकर खड़े रहोगे। अमन ने घबराते हुए अर्जुन से कहा, सॉरी सर आपने जो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था वो इन्फॉर्मेशन मैंने निकाल ली है। अर्जुन ने आस्था की तरफ देखकर कहा, मिस आस्था आप जा सकती हैं, जाकर अपना काम कीजिए। अर्जुन के बोलने पर आस्था वहां से मुंह बिगाड़ते हुए चली जाती है। अर्जुन ने अमन से सीरियस होते हुए कहा, अमन शुरू हो जाओ। अमन ने अर्जुन से कहा, सर आपको उनका नाम तो पता ही है। अर्जुन ने सख्त लहजे में कहा, मैंने अकेला उसका नाम पता करने के लिए नहीं बोला था, मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था। अर्जुन के ऐसा बोलने पर अमन घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है, सर मैंने उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। अर्जुन ने सख्त लहजे में कहा, बोल रहे हो या फिर तुम्हारे बोलने के लिए पंडित को बुलाकर मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा। अमन ने अर्जुन से माफी मांगते हुए कहा, सॉरी सर वो एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। उनकी फैमिली में उनके अलावा उनके पापा और एक छोटी बहन है। उनके पापा एक छोटी सी कंपनी में काम करते हैं और उनकी बहन अभी पढ़ रही है। सर मिस आस्था ने अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है और अब वो। इतना कहते ही अमन रुक जाता है। अमन की बात को पूरा करते हुए अर्जुन ने कहा, और अब वो हमारी कंपनी में काम कर रही है। अमन ने अर्जुन से कहा, हाँ सर। अर्जुन ने अमन से सवाल करते हुए कहा, मुझे उसके कॉलेज लाइफ के बारे में जानना है। उसकी कॉलेज लाइफ कैसी थी। अमन ने अर्जुन को बताते हुए कहा, सर कॉलेज में वो काफी पॉपुलर गर्ल थी, पढ़ने के मामले में भी और खूबसूरती के मामले में भी। सर मिस आस्था ने अपनी पूरी पढ़ाई स्कॉलरशिप से की है। वो काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट है और साथ ही काफी खूबसूरत भी थी, इसलिए कॉलेज में वो ब्यूटी विद ब्रेन के नाम से भी मशहूर है। अर्जुन ने क्यूरियस होते हुए पूछा, और बॉयफ्रेंड, उसका कॉलेज में या कॉलेज से बाहर कोई बॉयफ्रेंड था। अर्जुन के इस सवाल को सुनकर अमन शॉक्ड रह जाता है। अमन अपने मन में खुद से कहता है, सर को उसके बॉयफ्रेंड से क्या लेना है। कहीं सर के दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स तो नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अमन अपने मन में चल रहे ख्यालों को झटक देता है और अर्जुन के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, सर उनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, ना ही कॉलेज में और ना ही कॉलेज के बाहर। ये सुनकर पता नहीं क्यों पर अर्जुन के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। अर्जुन ने अमन से कहा, अब तुम जा सकते हो। अमन ने अर्जुन को एक फाइल देते हुए कहा, सर इस फाइल में उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन है और कुछ आपको जानना हो तो आप इसे पढ़ लेना। वो फाइल अर्जुन को देकर अमन वहां से चला जाता है। अर्जुन ने उस फाइल को देखते हुए कहा, मिस आस्था काफी इंटरेस्टिंग है, आप ब्यूटी विद ब्रेन एंड ऑल। हाँ, आपको परेशान करने में मजा आएगा।
उस दिन तुमने जो कुछ भी किया था उस पर तुम्हें अफसोस होगा। तुम उस दिन को कोसोगी कि तुम उस दिन मुझसे क्यों मिली। फिर अर्जुन आस्था को अपने केबिन में बुलाता है। बेचारी आस्था मन मारकर अर्जुन के कैबिन में आ जाती है, क्योंकि उसे पता था कि वो जरूर उसे कुछ उल्टा सीधा काम करने के लिए बोलेगा। आस्था ने अर्जुन के केबिन में पहुंचकर कहा, सर कुछ काम था। अर्जुन ने आस्था को ऑर्डर देते हुए कहा, मुझे भूख लगी है, तो जाओ मेरे लिए लंच लेकर आओ, और हाँ, मुझे घर का बना हुआ खाना खाना है, तो जाओ मेरे लिए खाना बना कर लाओ। आस्था ने अर्जुन को गुस्से में घूरते हुए कहा, सर मैं आपकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, आपकी पर्सनल कुक नहीं हूँ जो आपके लिए खाना तो कभी कॉफी बना कर ले आऊंगी। अगर आप यही सब काम करवाना चाहते हैं तो आप पर्सनल सेक्रेटरी की जगह पर्सनल कुक रख लीजिए जो आपके लिए खाना और कॉफी बनाता रहेगा, या फिर एक काम कीजिए, एक बाई रख लीजिए जो झाड़ू पोछा भी कर दिया करेगी। अर्जुन ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, आई नो तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो, इसलिए तो तुमसे अपने पर्सनल काम करवा रहा हूँ। अब पर्सनल सेक्रेटरी हो तो पर्सनल काम भी करोगी ना। शायद तुम्हें पता नहीं कि पर्सनल सेक्रेटरी का काम क्या होता है। डोंट वरी, सब कुछ धीरे धीरे सीख जाओगी। अब यहाँ खड़े होके मुझे घूरती रहोगी या जाओगी भी, क्योंकि यहाँ खड़े होकर तो खाना नहीं बनेगा ना। आस्था को अर्जुन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अर्जुन का कुछ कर भी नहीं सकती थी और अपने पैर पटकते हुए गुस्से में वहां से चली जाती है। बाहर जाकर वो किसी से टकरा जाती है। जब सामने देखती है तो उसे रुद्र खड़ा हुआ दिखाई देता है। रुद्र ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, हेलो आस्था जी, कैसी हैं आप? आस्था जो पहले से काफी ज्यादा गुस्से में थी, रुद्र के इस सवाल से उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सोचती है कि ये भी अपने उस खड़ूस भाई की तरह ही है, इसलिए आस्था ने रुद्र से चिढ़ते हुए कहा, फिलहाल तो जिंदा हूँ, अगर तुम्हारे भाई की मेहरबानी रही तो ज्यादा दिन तक नहीं रह पाऊंगी, और अगर जिंदा बच भी गई तो पागल होने से नहीं बच पाऊंगी, क्योंकि ये एक पागल खाना है और इस पागल खाने का हेड तुम्हारा भाई है। और फिर वहां से कैंटीन की तरफ चली जाती है। आस्था के जाने के बाद रुद्र मन में सोचता है, ऐसा क्या कर दिया भाई ने जो ये इतने गुस्से में है, और वो भी अर्जुन के केबिन की तरफ चला जाता है। कैंटीन में आस्था खाना बनाते हुए बड़बड़ाई जा रही थी, मेरा बस चले तो मैं इस आदमी को खाना तो क्या पानी तक ना दूं। इसने तो मेरा जीना ही हराम कर रखा है, कभी कॉफी चाहिए तो कभी खाना चाहिए। ऐसे ही अपने आप से बातें करते हुए वो खाना बना रही थी। अर्जुन के कैबिन में पहुंचकर रुद्र ने अर्जुन से कहा, भाई आज आप इतनी जल्दी ऑफिस क्यों आ गए? ना ही आज आपने ब्रेकफास्ट किया और ना ही लंच किया। चलिए बाहर चलते हैं, वहीं कुछ खा लेंगे। अर्जुन ने रुद्र से मना करते हुए कहा, नहीं अभी मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ जाकर लंच कर लो, मैं बाद में खा लूंगा। रुद्र ने जिद करते हुए कहा, नहीं भाई मैं आपके साथ ही लंच करूंगा। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं, तभी कोई डोर नॉक करता है तो अर्जुन उसे अंदर आने के लिए कहता है। जब दरवाजा खुलने की आवाज आती है तो वो दोनों सामने देखते हैं। सामने आस्था अपने हाथों में खाने की ट्रे लेकर खड़ी थी। खाना बनाते बनाते उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे अभी वो किसी से कुश्ती करके आ रही हो। आस्था ने अपने बालों का जूड़ा बनाया हुआ था और उसे फोक स्पून से टिकाए हुए थी। कुछ बाल उसके चेहरे पर भी लटक रहे थे। उन बालों को आस्था फूंक मार के चेहरे से हटाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसने दोनों हाथों में खाने की ट्रे पकड़ी हुई थी। गर्मी की वजह से आस्था का फेस एकदम लाल हो गया था। आस्था की ऐसी हालत देखकर अर्जुन को बहुत मजा आ रहा था, तो वही रुद्र थोड़ा हैरान था। आस्था की ऐसी हालत देखकर रुद्र ने आस्था से पूछा, क्या हुआ? आस्था जी आप क्या किसी से कुश्ती लड़कर आ रही हैं? आपकी हालत देखकर तो यही लगता है। रुद्र के इस सवाल पर आस्था रुद्र को घूर कर देखती है, जिससे रुद्र चुप हो जाता है।
और फिर आस्था ने अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, ये लीजिए सर, आपका लंच। अर्जुन ने बिना किसी एक्सप्रेशन से कहा, रख दो। आस्था खाने की ट्रे को वही टेबल पर रखकर जाने लगती है तो अर्जुन ने उसे रोकते हुए कहा, 1 मिनट मिस आस्था। अर्जुन के रोकने पर आस्था वहीं रुक जाती है। उसे अपनी ही हालत पर तरस आ रहा था। वो मन ही मन में सोच रही थी, इसका जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे अपने घर की बाई ही बनाकर छोड़ेगा। तभी उसे अर्जुन की आवाज सुनाई देती है। अर्जुन ने आस्था को परेशान करने के लिए कहा, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? पहले मुझे खाना टेस्ट करके तो देखने दो कि ये बाहर से आया है या फिर तुमने खुद बनाया है। अर्जुन की बात सुनकर आस्था को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो मन ही मन में सोच रही थी, इस आदमी को मेरी हालत नहीं दिख रही, जो इसे अब भी लग रहा है कि मैंने खाना बाहर से मंगवाया है। वहीं ये सब देखकर तो रुद्र जैसे पागल ही हुआ जा रहा था। रुद्र ने खाने की प्लेट को देखकर अपने मन में कहा, भाई को क्या हो गया है? अभी तो इन्हें भूख नहीं लगी थी और अब ये ऐसे खाना खा रहे हैं जैसे जन्मों से भूखे हों। जब अर्जुन ने आस्था के हाथ का खाना खाया तो उसकी भूख 2 गुनी बढ़ गई थी और वो ऐसे खा रहा था जैसे कितने वक्त बाद घर का खाना खा रहा हो। उसे इस तरह खाना खाते देख 1 मिनट के लिए आस्था उसे बड़े ही प्यार से देखने लगती है। जैसे ही उसे होश आया, उसने अपने सिर को झटका और अपने आप से कहती है कि क्या कर रही थी तू आस्था? इसे ऐसे क्यों देख रही थी? आस्था ने अर्जुन से कहा, क्या अब मैं जा सकती हूँ सर? अर्जुन हाँ में अपना सिर हिला देता है। अर्जुन के हाँ बोलते ही आस्था वहां से ऐसे भागती है जैसे उसे कोई वहां कैद करना चाहता हो। रुद्र अर्जुन को खाना खाते देखकर अपने मन में कहता है, लगता है अब तो दीदी को बताना ही पड़ेगा कि उनकी होने वाली बहू मिल गई है और अब कुछ काम बाकी है, तो वो है अपने इस खड़ूस भाई के दिल में उनके लिए प्यार का एहसास दिलाने का। और ये काम तो ऐसा है जैसे सोते हुए शेर को जगाना, और इसके लिए मुझे दीदी और छोटी की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये सोचते हुए रुद्र भी अर्जुन के साथ खाने बैठ जाता है। रुद्र जैसे ही खाना खाता है तो रुद्र के मुंह से एकदम से निकल जाता है, मानना पड़ेगा भाभी के हाथों में जादू है। अर्जुन ने रुद्र को घूरते हुए पूछा, क्या कहा तुमने अभी? क्या लगता है, क्या अर्जुन के दिल में आस्था के लिए फीलिंग्स है या कुछ और है? और क्या आस्था के दिल में अर्जुन के लिए कुछ फीलिंग्स आएंगी? जानने के लिए सुनते रहिए पैशनेट लव, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रुद्र ने बात को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं तो ये बोल रहा था कि मिस आस्था के हाथों में जादू है, क्योंकि उन्होंने खाना बहुत ही टेस्टी बनाया है। ये बोलकर वो खाना खाने लगता है। आस्था जब अपने कैबिन में जा रही थी, रास्ते में ही उसे तनु मिल जाती है। तनु ने आस्था को देखकर कहा, आस्था तू कहाँ थी? घर से भी जल्दी निकल आई थी और ऑफिस में भी सुबह से दिखी नहीं है। क्या हुआ? सब ठीक तो है? और तूने ये क्या हुलिया बना रखा है अपना? तुझे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तू कहीं जंग पर जा रही है, वो भी अपने हथियार के साथ। तनु ये आस्था के बालों में से फोक निकालते हुए कह रही थी और हंस रही थी। आस्था ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, ये सब उस हिटलर की वजह से हुआ है। मन तो करता है यही फोक उसके पेट में घुसा दूं। तनु कंफ्यूज होकर आस्था को देखती है और पूछती है, कौन हिटलर? तू किसकी बात कर रही है? आस्था ने अर्जुन की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा, अरे वही साड़ू, अकड़ू, खड़ूस, बदतमीजी, शैतान का चाचा अर्जुन सिंह राठौर। और कौन? उसी ने मेरा जीना हराम करके रखा है। जब देखो तब ऑर्डर देता रहता है, कभी कॉफी बना कर लाओ, कभी खाना बना कर लाओ, कभी ये करो कभी वो करो। पर्सनल सेक्रेटरी की जगह पर्सनल बाई बनाकर छोड़ दिया है। तनु ने हंसते हुए कहा, क्या कहा तूने? शैतान का चाचा?
आस्था, तू ऐसे यूनिक वर्ड लाती कहाँ से है? वैसे ये सब छोड़ और ये बता, अब क्या किया सर ने? आस्था ने तनु को अपने साथ ले जाते हुए कहा, चल मेरे साथ, सब बताती हूँ तुझे। आस्था तनु को लेकर अपने केबिन में ले जाती है। वहां जाकर आस्था तनु को अभी तक जो कुछ भी हुआ सब कुछ बता देती है। तनु ने सीरियस होते हुए कहा, लगता है सर तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले। मुझे लगता है इस बार तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। वैसे ये बता, कल तो तू यहीं रुकने वाली थी, फिर अचानक से घर कैसे चली गई, वो भी इतनी रात को? आस्था ने तनु से कहा, हाँ कल मैं यहीं रुकने वाली थी, लेकिन कल उस खड़ूस के छोटे भाई, आस्था ने रुद्र का नाम सोचते हुए आगे कहा, क्या नाम था उनका? हाँ रुद्र सर आ गए थे तो उन्होंने मुझे घर ड्रॉप कर दिया। रुद्र सर की वजह से ही उस खड़ूस ने मुझे घर जाने की परमिशन दी थी, नहीं तो मुझे कल यहीं रुकना पड़ता। आस्था को कुछ याद आता है तो उसने एकदम से कहा, ओह शिट, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तनु ने चिंता करते हुए कहा, क्या हुआ, अब क्या कर दिया तूने? आस्था ने तनु को अपनी गलती बताते हुए कहा, यार कल के लिए मैंने रुद्र सर को अच्छे से थैंक्स भी नहीं बोला था, और आज मैं उनसे बदतमीजी से भी बात करके आ गई। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में। इतना बोलकर वो जल्दी से बाहर जाते हुए तनु से बोलती है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। तनु ने खुद से कहा, ये लड़की सच में पागल है, जो बिना सोचे समझे कुछ भी करती है। पता नहीं क्या होगा इसका। रुद्र ने खाना खाते हुए कहा, भाई मजा आ गया, बहुत दिनों बाद ऐसा टेस्टी खाना खाया है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं रोज ऐसा ही टेस्टी खाना खाऊं। अर्जुन ने रुद्र को घूर कर देखते हुए कहा, खाना तो नहीं, पर तुझे डांट तो मैं रोज खिला सकता हूँ। अगर तुझे ठंडे खाने हो तो रोज घर आ जाना, सुबह शाम खिला दूंगा। रुद्र ने दांत दिखाते हुए कहा, भाई मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस हो गए। अपने घर पर भी टेस्टी खाना बनता है। अब रुद्र वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझता है। रुद्र अर्जुन के कैबिन के बाहर आता है। आस्था उसे वहीं मिल जाती है। आस्था ने रुद्र को देखकर मासूम सा फेस बनाकर कहा, रुद्र सर, आई एम सॉरी। आस्था के सॉरी बोलने पर रुद्र सवालिया नजरों से देखता है, मानो पूछ रहा हो कि सॉरी किस लिए। आस्था ने रुद्र को याद दिलाते हुए कहा, वो सुबह मैंने आपसे बदतमीजी से बात की थी और कल रात आपको अच्छे से थैंक्स भी नहीं बोला था, इसलिए मैं आपको सॉरी बोल रही हूँ। मुझे आपसे उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। सो आई एम रियली रियली सॉरी सर। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, इट्स ओके, आपको मुझे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है आप उस वक्त गुस्से में थी, भाई ने आपको काफी परेशान जो किया था, तो सुबह के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और हाँ, प्लीज आप मुझे सर कहकर मत बुलाइए, कॉल मी रुद्र, या फिर रूडी भी बोल सकते हो, सर मुझ पर सूट नहीं करता। आस्था ने रुद्र से कहा, पर मैं कैसे आपको आपके नाम से बुला सकती हूँ, आप तो हमारे बॉस है ना, और अगर अर्जुन सर को पता चल गया तो वो फालतू में नाराज हो जाएंगे। अचानक रुद्र के मुंह से निकल जाता है, ओह भाभी, अभी बहुत ज्यादा सोचते हो। आस्था ने कंफर्म करते हुए रुद्र से पूछा, क्या कहा आपने? रुद्र ने बात को संभालते हुए कहा, अरे मैं ये बोल रहा था कि मैं आपका बॉस नहीं हूँ, भाई आपके बॉस हैं, सो प्लीज डोंट कॉल मी सर। और हाँ, थैंक्स मुझे आपको बोलना चाहिए इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए, सो थैंक यू सो मच। आस्था और रुद्र एक दूसरे से बातें कर रहे थे और दोनों ही इस बात से अनजान थे कि कोई उन्हें गुस्से में घूर रहा है। रुद्र और आस्था को ऐसे एक दूसरे से बात करते देखकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आ रहा था। अर्जुन ने गुस्से में खुद से कहा, ये लड़की मुझे गुस्सा दिलाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। इसे देखकर लगता नहीं है कि ये यहाँ
काम करने आती है। इसे इसका काम समझाना ही पड़ेगा। आस्था रुद्र से बात करके अपने कैबिन में आती है। तभी उसे अर्जुन का कॉल आता है। अर्जुन उसे अपने कैबिन में आने के लिए कहता है। आस्था ने अर्जुन के कैबिन में पहुंचकर कहा, जी सर, आपने बुलाया? अर्जुन ने फाइल में देखते हुए कहा, हाँ, मुझे तुम्हें यह बताना था कि आज शाम की मीटिंग में तुम मेरे साथ चलोगी। और हाँ, मीटिंग शहर से बाहर है तो हमें वहीं रुकना पड़ेगा। होटल में बुकिंग भी कर लेना। आस्था ने मना करते हुए कहा, सर, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, आप किसी और को ले जाइए। अर्जुन ने ऑर्डर देते हुए कहा, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूं, तुम्हें बता रहा हूं कि तुम मेरे साथ जा रही हो। और हाँ, तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो, मैं तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट नहीं हूं जो तुमसे पूछूंगा कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। अब जाओ, जाकर मीटिंग की तैयारी करो। अर्जुन की बात सुनकर आस्था अपना मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। आस्था ने टेंशन लेते हुए खुद से कहा, अब मैं घर पर क्या बोलूंगी, और अगर इस खड़ूस के साथ नहीं गई तो पता नहीं ये क्या करेगा मेरे साथ। क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? क्या आस्था अर्जुन से अपनी गलती की माफी मांगेगी और क्या अर्जुन उसे माफ करेगा, या कुछ और नया ट्विस्ट आने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए पैशनेट लव, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आस्था अपने कैबिन में जाकर सबसे पहले होटल में रूम बुक करती है और फिर तनु को अपने पास बुलाकर सब बताती है। तनु ने आस्था को रिलैक्स करते हुए कहा, यार तू टेंशन मत ले, अंकल को मैं संभाल लूंगी। फिलहाल तू बॉस को संभाल और मीटिंग की तैयारी कर ले, वरना बॉस तेरी वाट लगा देंगे। वैसे ये बता, तू क्या ऐसे जाएगी मीटिंग में? अपनी हालत देखी है तूने, गंदे कपड़े और ऐसे बिखरे हुए बालों के साथ? क्योंकि खाना बनाते वक्त आस्था की हालत खराब हो गई थी, उसके कपड़े भी गंदे हो गए थे। आस्था ने तनु से कहा, क्या करूं, मेरे पास कपड़े तो है नहीं जो मैं चेंज कर लूं, यही पहनकर जाना पड़ेगा। तभी कोई डोर नॉक करता है तो आस्था उसे अंदर आने के लिए कहती है। अमन अंदर आता है। अमन अपने हाथ में एक बड़ा सा पैकेट पकड़े हुए था। अमन ने आस्था को वो पैकेट देते हुए कहा, ये सर ने आपके लिए भेजा है। आस्था और तनु दोनों कंफ्यूजन के साथ अमन को देख रही थी कि आखिर इस पैकेट में ऐसा क्या है और सर ने ये आस्था को देने के लिए क्यों कहा। आस्था ने अमन के हाथ से वो पैकेट लेते हुए पूछा, इसमें क्या है और सर ने ये मुझे देने के लिए क्यों कहा है? इससे पहले अमन कुछ बोलता, आस्था का फोन बजता है। आस्था फोन उठाती है तो दूसरी तरफ से अर्जुन की आवाज आती है। अर्जुन फोन पर आस्था से कहता है, आई होप तुम्हें वो पैकेट मिल गया होगा। आस्था ने जवाब देते हुए कहा, जी सर, मिल गया है, लेकिन इस पैकेट में है क्या? अर्जुन ने आस्था को टॉन्ट मारते हुए कहा, उसमें तुम्हारे लिए एक ड्रेस है जो तुम्हें आज मीटिंग में पहनकर चलना है, क्योंकि तुम्हारी हालत तो मीटिंग में जाने लायक है नहीं और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी हालत की वजह से हमें ये प्रोजेक्ट ना मिले, तो तुम वही ड्रेस पहनकर चलोगी। आस्था ने अपने मन में कहा, बोल तो ऐसे रहे जैसे मैंने अपनी ये हालत खुद जानबूझकर की है, जैसे इसमें इनकी कोई गलती ही नहीं है। आस्था अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी उसे अर्जुन की आवाज सुनाई देती है। अर्जुन ने थोड़ी कड़क आवाज में कहा, क्या हुआ आस्था, तुम सुन रही हो मैंने अभी क्या कहा? ओनली 30 मिनट्स है तुम्हारे पास रेडी होने के लिए, सो हरी अप। इतना बोलकर फोन रख देता है। आस्था जब वो पैकेट खोलती है तो हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। आस्था ने तनु को मना करते हुए कहा, तनु यार, मैं ये ड्रेस नहीं पहन सकती, तुझे तो पता है ना कि मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। क्योंकि वो एक शॉर्ट नी लेंथ ड्रेस थी और आस्था इतने शॉर्ट कपड़े नहीं पहनती थी। तनु ने आस्था को समझाते हुए कहा, रिलैक्स यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस ड्रेस में, और वैसे भी हाई प्रोफाइल लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, और तू जहाँ जा रही है वहाँ सब हाई प्रोफाइल लोग ही होंगे और तुझे वहाँ कोई नहीं जानता।
डोंट वरी, अब चल, तुझे रेडी होने में हेल्प कर देती हूँ। आस्था और तनु वहां से रेडी होने चली जाती हैं। आस्था जब रेडी होकर आती है तो कुछ देर के लिए तनु तो आंखें फाड़े उसे देखते ही रह जाती है, क्योंकि ब्लैक कलर की उस नी लेंथ ड्रेस में आस्था बहुत खूबसूरत लग रही थी। उस ब्लैक कलर की ड्रेस में उसका गोरा रंग और निखर रहा था। अगर कोई एक बार उसे देखे तो बस देखता ही रह जाए। यही हाल अभी हमारी तनु का था, जो बिना पलक झपकाए आस्था को देख रही थी। आस्था ने तनु के सामने हाथ हिलाते हुए कहा, क्या हुआ तनु, तू ऐसे क्यों देख रही है? क्या बहुत बुरी लग रही हूं मैं? तनु ने खुश होते हुए कहा, बुरी नहीं मेरी जान, तू बहुत हॉट लग रही है। अगर मैं लड़का होती ना तो पक्का तुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेती। आस्था बार बार अपनी ड्रेस को नीचे खींच रही थी, क्योंकि उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। आस्था को ऐसा करते देखकर तनु उसे घूर के देखती है। तनु के ऐसे घूर कर देखने से आस्था ने उससे पूछा, क्या हुआ, तू मुझे ऐसे क्यों देख रही है? तनु ने आस्था से कहा, मैं ये देख रही हूँ कि तू क्या कर रही है। तेरा ऐसा करने से ड्रेस लंबी नहीं हो जाएगी, जो तू बार बार उसे खींच रही है। इसे खींचना बंद कर और जा, बॉस का दिया हुआ टाइम खत्म हो गया है। अगर तू लेट हुई तो वो फिर से तुझे कुछ ना कुछ पनिशमेंट दे देंगे। आस्था जल्दी से वहां से अर्जुन के कैबिन की तरफ चली जाती है। जब आस्था अर्जुन के कैबिन की तरफ जा रही थी तो पूरे ऑफिस का स्टाफ उसे ही घूर रहा था। लड़के उसकी खूबसूरती में खोते जा रहे थे, तो वहीं लड़कियां उसकी खूबसूरती से जल रही थी। आस्था सबके ऐसे घूरने पर अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वो जल्दी से अर्जुन के कैबिन के बाहर जाकर उसके डोर पर नॉक करती है, तो अर्जुन उसे अंदर आने के लिए कहता है। जब आस्था कैबिन के अंदर आती है तब अर्जुन किसी फाइल में बिजी था। आस्था के अंदर आते ही वो अपनी नजरें फाइल से हटाकर आस्था की तरफ देखता है तो देखता रह जाता है। आस्था को देखकर तो अर्जुन की सांसें उसके गले में ही अटक गई थी। वो तो एकटक उसे ही देखे जा रहा था। अर्जुन के ऐसे देखने पर आस्था को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। आस्था ने अपने मन में खुद से कहा, इन्हें क्या हुआ है, ये ऐसे क्यों घूर रहे हैं, इसे कच्चा ही चबा जाएंगे। इनके दिए हुए टाइम पर तो आ गई हूँ। तभी अर्जुन का फोन बजता है, जिससे अर्जुन अपने सेंस में आ जाता है और फोन पिक करता है। फोन पर अमन था, जो उन लोगों को चलने के लिए बोल रहा था। अर्जुन फोन पर बात करने के बाद आस्था के साथ वहां से निकल जाता है। जब वो दोनों बाहर आ रहे थे तो ऑफिस की सारी लड़कियां आस्था को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। ये बात आस्था ने नोटिस कर ली थी, लेकिन वो इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए अर्जुन के साथ वहां से निकल जाती है। क्या लगता है आपको, क्या होगा इस मीटिंग में? क्या ये प्रोजेक्ट अर्जुन को मिलेगा या नहीं, या कुछ और बड़ा होने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए पैशनेट लव, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।